अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ जिस्म व जान पे सख्ता रगों पे में खून को मुंजमद करती और रोंगटे खड़े करती दर्दनाक कहानी। जादू इंतकाम। वो रात अमावस की रात थी। आकाश पे हर सू बादल छाए हुए थे। बारिश होने वाली थी। वक्फे वक्फे से बिजली चमक रही थी। ऐसे में मेरा मुकीम में एक झोपड़ी में जोगी रमेश आग जलाकर नाग देवता के बुत के सामने दोनों हाथ जोड़े बैठा चाप कर रहा था। आधी रात गुजर गई तो जोगी रमेश जाप मुकम्मल करके उठा, झोपड़ी के कोने की तरफ बढ़ा और फिर जब कोने से पलटा तो इसके हाथ में एक छोटा सा संदूक था। संदूक नाग देवता के सामने रखा। फिर वो दो जानों होकर इस संदूक को खोलने लगा। संदूक खुलते ही हर तरफ दूधिया रोशनी फैल गई। हर चीज़ मुनव्वर हो गई। तो इसने अब संदूक से एक छोटा सा सांप निकाला। फिर संदूक के अंदर से एक रुक्का निकाला। फिर वो इसे बुलंद आवाज़ से पढ़ने लगा। हर सो खामोशी में इसकी आवाज़ गूंज रही थी। ये इजाज़तनामा है नाग और नागिन के लिए। नागौर का ये जोड़ा राज ख़ानदानों की मिल्कियत है। ये शीश नाग है। इनके सरों पे सुनहरी ताज है। जब ये 100 साल के हो जाएंगे तो हर किस्म का रूप बदल सकेंगे और जिस फर्द के पास होंगे इनका मनोमन इनका हुक्म मानेंगे और हर वक्त मुकर्रर पे एक जोड़े को नाग देवता की तरफ से खुसूसी शक्तियाँ दान में मिलेंगी। जोगी ये पढ़ के खामोश हो गया और फिर चंद मिनट की खामोशी के बाद कोई मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ के इसने नाग और नागिन पे फूंक मारी। अचानक ही एकदम से रोशनी मज़ीद बढ़ गई। इतने ज़्यादा रोशनी कि हर चीज़ चमकने लगी और जोगी की आंखें चुंधिया गईं। और फिर जब जोगी की आंखें देखने के काबिल हुई तो इसने देखा कि सामने एक बहुत ही खूबसूरत बेइंतहा हसीन 20 साल के करीब एक लड़की बैठी हुई थी। इसके सर पे सुनहरी सब्ज़ ताज था और इसका लिबास भी सब्ज़ था। इसकी आंखें बेहद सहर अंगेज़, पलकें बड़ी बड़ी, इसकी आंखें भी हैरत अंगेज़ तौर पे सब्ज़ थी। वो लड़की उठी और मस्ताना चाल चलती हुई जोगी रमेश के सामने खड़ी हो गई। दोनों हाथ बांध के जोगी से गोया हुई, महाराज मैं अब आपकी ग़ुलाम हूँ। अब मैं हर रूप बदल सकती हूँ। इसकी इस बात पे जोगी का सकता टूटा। इसने हैरत से इसको मुखातिब किया, तुम्हारे साथ नाग भी था, वो कहाँ चला गया? लड़की कहने लगी, महाराज मुझे अफसोस है कि मेरा साथी 100 साल की उम्र तक ना पहुँच सका। कुछ देर कबल ही वो इस दुनिया से कोच कर गया। ये सुन के जोगी को बहुत अफसोस हुआ। इसने संदूक से नाग का मुर्दा जिस्म निकाल कर इसके सर से सब्ज़ ताज उतारा और लड़की को देते हुए कहा, इस ताज के मोती को तुम निगल लो, इससे तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी। नागिन ने मोती निगल लिया। इसके निगलते ही इसकी सब्ज़ आँखें जैसे सब्ज़ रोशनी हो गई, आँखें चमकने लगी। वो अपनी सुरीली आवाज़ में गोया हुई, महाराज आप मेरा नाम रख लें। जोगी कहने लगा, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारा नाम भी रखना। आज से तुम्हारा नाम मधु होगा। यह सुन के मधु मुस्कुराई। इसकी मुस्कुराहट से जैसे इस जगह बिजलियाँ कूदने लगीं। वो वाकई हर दिल पे बिजली गिराने लगी थी। इसकी ये आंखें अजीब सा हैराना थी। वो बोली, महाराज अब क्या हुक्म है? ये सुन के जोगी गोया हुआ, फ़िलहाल तुम इस सहरा में रहना, मैं तुम्हें जादू से मज़ीद शक्तियाँ दान कर दूंगा। फिर जोगी ने मधु को एक चाप सिखाया। इस चाप से मधु को ज़्यादा शक्तियाँ मिली थी और फिर वक्त मुकर्रर पे मधु ने चाप शुरू कर दिया। वो हिसार के अंदर बैठ के चाप करती रही। 3 रातों का चाप था। जब मुकम्मल हुआ तो मधु पर हिसार के अंदर फूलों की बारिश होने लगी। ये इस बात का वाज़ेह इशारा था कि इसे शक्तियाँ दान हो गई हैं। फिर हिसार के बाहर आके वो जोगी रमेश की झोपड़ी की तरफ चल पड़ी। जोगी से देखकर बेहद खुश हुआ। मधु ने अदब से कहा, महाराज मेरा चाप मुकम्मल हो गया, अब क्या हुक्म है? जोगी मधु से गोया हुआ, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम रियासत राजगढ़ जाएंगे। मेरी बात गौर से सुनो। रियासत राजगढ़ का हुक्मरान राजा प्रताप मेरा जानी दुश्मन है। इस रियासत में जादू वगैरह पे पाबंदी है। पहले इस रियासत में मैंने अपने लिए एक मंदिर बना रखा था। मेरा शागिर्द और मैं वहाँ पर चाप वगैरह करते थे। राजा प्रताप ने मेरा मंदिर गिरवा दिया, मेरे शागिर्दों का कत्लेआम शुरू करवा दिया।
अब मेरे इंतकाम का वक्त है। तुम इस रियासत में राजा प्रताप से मेरा इंतकाम लोगी और इस रियासत पे हुक्मरानी करोगी। अब तुम राजगढ़ में जाओ। ये सुन के मधु ने कहा, महाराज, मैं राजा प्रताप से यकीनन आपका इंतकाम ले लूँगी। फिर जोगी मधु से बोला, अब आंखें बंद कर लो और अपना हाथ मुझे पकड़ा दो। तो मधु ने अपना हाथ जोगी के हाथ पकड़ा दिया और आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद दोनों ने आंखें खोलीं तो वो रियासत राजगढ़ के सामने पहुंच गए थे। जोगी ने कहा, मधु, अब काम तुम्हारा है। ये सुनते ही मधु चल पड़ी और राजगढ़ में दाखिल होगी। राजगढ़ के अंदर सिपाहियों ने इससे पूछगछ की तो इसने जवाब दिया, मैं राजा प्रताप से मिलने आई हूँ। मैं यहाँ से जुनूब की तरफ जो रियासतें हैं उनमें से एक रियासत की राजकुमारी हूँ। सिपाहियों ने सुन के इसके साथ दो सिपाही रवाना कर दिए तो वो सिपाहियों के हमरा चलती हुई एक आलीशान महल के सामने आके रुकी। दोनों सिपाहियों में से एक सिपाही बादशाह को इत्तला देने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद सिपाही ने आके बोला, राजकुमारी जी, राजा ने आपको तलब किया है। तो मधु आहिस्ते आहिस्ते चलती हुई महल के अंदर आ गई। महल क्या था, एक तलस्म होशरुबा था। इस कदर खूबसूरत महल के दरो दीवार गोया नज़र को चकाचौंध कर रहे थे। अतराफ में बाग भी था, पानी का चश्मा भी था। हर तरफ कनीज़ें और गुलाम चल फिर रहे थे। लंबी राहदरियों से गुजर के मधु एक वसी कमरे में दाखिल हुई। वसी तख्त पर एक बहुत बावकार राजा बैठा हुआ था। मधु ने झुककर इसे प्रणाम किया और कहने लगी, महाराज, मैं किसी भी रियासत की राजकुमारी नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ। ये कह के मधु ने अपना झुका हुआ सर उठाया तो इसे देखकर राजा इसके हुस्न की ताब ना ला सका। राजा हैरत से मधु को देखा जा रहा था। राजा सोच रहा था, इतनी हसीन लड़की भी क्या दुनिया में हो सकती है। राजा बोला, लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? मधु ने एक अदा से जवाब दिया, हुजूर, कनीज़ को मधु कहते हैं। राजा ने सुन के कहा, मधु, तुम कौन हो, मुझसे क्यों मिलने आई हो? मधु ने जवाब दिया, राजा साहब, मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं। बाप पहले ही मर चुका था, चंद दिन पहले माँ भी मर गई। भाई जो कि अब शादीशुदा है, अपनी पत्नी के कहने पे मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं आपके पास आ गई हूँ, मुझे आपके चरणों में पनाह चाहिए। यह सुन के राजा ने कनीज़ों को इसे अपने साथ हरम में ले जाने को कहा। दूसरे दिन राजा ने इसे बुलाकर कहा, मधु, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं, मैंने अब तक विवाह नहीं किया। ये सुन के मधु ने जवाब दिया, हुजूर, मैं भी आपके फैसले पर राज़ी हूँ। राजा ये सुन के बहुत खुश हुआ। फिर दोनों की शादी हो गई। राजा ने अपनी सारी रियासत में दावतें आम कर दी। राजा ने शादी के बाद अपनी रियाया में ऐलान करवा दिया, चूँकि इसका कोई भाई बहन नहीं है, इसलिए इसके बाद इस रियासत की हुक्मरां मधु होगी। मधु ये सुन के बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि इसका काम खुद ब खुद राजा ने आसान कर दिया, लिहाजा वो अब जल्दी से जल्द राजा को ख़त्म कर देना चाहती थी और अपने आका जोगी रमेश का इंतकाम लेना चाहती थी। इसका जहन तेज़ी से सोचने लगा और दिन आहिस्ते आहिस्ते आगे ही बढ़ने लगा। एक रात अपने कमरे से निकल आई और शोर मचाने लगी, सांप सांप। कनीज़े गुलाम दौड़े चले आए तो मधु ने उन्हें बताया कि इसने कमरे के अंदर सांप देखा है। ये सुनते ही गुलाम कमरे के अंदर चले गए। राजा भी आ गया। थोड़ी देर बाद गुलामों ने आके बताया कि कमरे की अच्छी तरह तलाशी ले ली गई है, वहाँ पे कोई सांप नहीं। और गुलाम वहाँ से चले गए और मधु अपने कमरे में आ गए। इसके 2 घंटे बाद राजा प्रताप भी कमरे में दाखिल हुआ तो इसे मधु कमरे में दिखाई ना दी, लिहाजा मधु को राजा आवाज़ें देने लगा। अचानक राजा के पैरों में कोई चीज़ रेंगती हुई महसूस हुई। फिर राजा ने नीचे देखा तो इसकी जान फना हो गई। इसके पैरों के पास एक सांप रेंग रहा था और फिर आनन फानन सांप ने फन उठाया और राजा को डस लिया और इसके देखते ही देखते राजा ज़मीन पे गिर गया। इसे गिरता देख के सांप ने ज़मीन पे लोट लगाई और फिर वो सांप मधु की शक्ल में आ गया। मधु राजा की तरफ देख के मुस्कुराई और बाहर निकल गई। गुलामों को पुकारने लगी। गुलाम दौड़े हुए आए तो मधु ने घबराई हुई आवाज़ में सबको बताया कि राजा को सांप ने डस लिया है। फ़ौरन पूरे महल में शोर मच गया। तबीब बुलाए गए, उन्होंने राजा की मौत की तस्दीक कर दी। मधु ने गुलामों को बताया कि राजा को सांप डसने के बाद बाग की तरफ निकल गया। तो ये सुन के सारे गुलाम बाग की तरफ चले गए और वापस आके उन्हें कहा, सांप नहीं है,
शायद किसी और तरफ निकल गया होगा। मधु ने गुलामों से कहा, पूरी रियासत में राजा की मौत का ऐलान कर दिया जाए और साथ ही इस बात का भी ऐलान कि राजा के हुक्म के ऐन मुताबिक अब इस रियासत की हुक्मरा मलका मधु होगी। और फिर मधु के हुक्म के मुताबिक रियासत में ऐलान कर दिया गया। महल में राजा की मौत की रसूमात शुरू हो गई थी। तमाम रियासत में 3 दिन का शोक का ऐलान किया गया था। 3 दिन मधु ने दूसरों को दिखाने के लिए शोक मनाया। फिर इसके बाद रियासत का निज़ाम संभाल लिया। इसने रियासत में जुमेरात के दिन दावत आम का ऐलान कर दिया। इस दावत में मधु ने बाकायदा खुद को मलका होने का ऐलान करना था। मधु ने दावत वाले दिन के लिए ख़ास तैयारी की थी। इसने दर्जी को ख़ास किस्म का लिबास सिलवाने के लिए कहा। लिबास सिलकर आया। मधु इसे देखकर बहुत खुश हुई। इस लिबास का रंग सब्ज़ ही था और इसे सब्ज़ रंग बेहद लगाव था। इसकी आंखें भी सब्ज़ थीं। वो दिल में सोचने लगी, रस्म ताज पोशी के बाद मैं अपने आका रमेश जोगी को यहाँ बुला लूँगी। मैंने इनका इंतकाम भी ले लिया और यहाँ की हुकूमत भी हासिल कर ली है। उनका हुक्म पूरा कर दिया है। अब आगे मेरे लिए क्या हुक्म होगा। दावत वाला दिन आ गया। मधु ने सब्ज़ पोशाक से तन कर लिया था। इतने में गुलाम ने हाजिर होकर कहा, मलका रियाया आपका इंतज़ार कर रही है। सुनते ही मधु बाहर चली गई। वो एक बड़ा मैदान था जहाँ रियासत की आवाम अपनी मलका को देखने के लिए जमा थे। मधु सबके सामने आ गई। इसे देख के मजबे पे सहर तारी हो गया। वो देख रहे थे कि उनकी मलका इंतहाई खूबसूरत है। खुशनुमा सब्ज़ लिबास पहने हुए, सर पे सब्ज़ ताज पहने हुए, इसकी सब्ज़ आंखें चमक रही थी। वो हाथ उठाकर अपनी दिलनशीन आवाज़ में बोली, रियासत राजगढ़ के बासियों, आज से इस रियासत की मलका मैं हूँ। इस रियासत में मेरा हुक्म चलेगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस रियासत को पहले से ज़्यादा खुशहाल बना दूँगी। ये सुन के रियासत की रियाया मदद के हक़ में नारे लगाने लगी। दावत के बाद मधु ने सिपाहियों को बुलाया। उनसे कहा कि रियासत राजगढ़ के बाहर एक जंगल है। जंगल के दाएं हिस्से में एक झोपड़ी है। तुम लोग इस झोपड़ी में जाओ। वहाँ पर तुम्हें महाराज जोगी रमेश मिलेंगे। उनसे कहना कि मलका मधु ने आपको अपने महल में बुलाया है। उनको बहुत एहतराम से महल लेकर आना। सिपाहियों ने सुन के कहा, जो आपका हुक्म मलका। और फिर मधु बहुत बेचैनी से अपने आका का इंतज़ार करने लगी। वो अपने कमरे में आ गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद इसने आंखें खोलीं तो इसका लिबास तब्दील हो चुका था। सब्ज़ के बजाय वो अब सिया रंग के लिबास पहनी हुई थी। थोड़ी देर बाद एक कनीज़ ने आके इतला दी कि सिपाही आ गए हैं। तो मधु जल्दी से बाहर आ गई। सिपाहियों का सालार मलका को देखते ही बोला, मलका आपके हुक्म के मुताबिक हम इस झोपड़ी में गए थे। वहाँ पर कोई नहीं था, अलबत्ता एक संदूक वहाँ पड़ा हुआ था। इस पर लिखा था मधु के लिए, हम इसे लेके आए हैं। ये कह के इसने वो संदूक मधु के हवाले कर दिया। मधु ने हैरत से संदूक को देखा और सिपाहियों को वहाँ से जाने का हुक्म दिया। इसने संदूक को खोला। इसमें एक ख़त पड़ा था। इसने ख़त पढ़ना शुरू कर दिया। लिखा था, जोगी रमेश की तरफ से मधु के लिए। मधु, मुझे पता है तुम राजा प्रताप से मेरा इंतकाम ले चुकी होगी। जब तुम ये ख़त पढ़ रही होगी तो मैं इस दुनिया में मौजूद नहीं होऊंगा। मेरा इस दुनिया में रहने का वक्त ख़त्म हो गया है। तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो। अब तुम रियासत पे अपनी हुक्मरानी मजबूत करो, अपनी जादुई शक्तियाँ बढ़ाओ। ये पढ़ के मधु की आंखों में आंसू आ गए। वो ये पढ़कर बहुत गमगीन हो गई कि वो अपने आका से बहुत मोहब्बत करती थी। चंद दिन गुजरने के बाद वो अपने आका की हिदायत पर अमल करने का इरादा कर चुकी थी। इसने इस महल को दोबारा से चेंज करके तामीर करवाने का इरादा किया। फिर महल को गिराकर दोबारा से तामीर का हुक्म सदार दिया। महल की तामीर नौ शुरू हुई। मधु महल को बहुत ही शानदार तामीर करवाना चाहती थी। 2 माह तक मुसलसल काम होता रहा। 2 माह के बाद पुराने महल की जगह एक नया अजीम और शान महल खड़ा था। मधु महल देखकर बहुत खुश हुई। महल इसके ज़ौक़ के ऐन मुताबिक था। अब वो रियासत राजगढ़ पर हुक्मरानी करने लगी। कुछ वक्त गुजरने के बाद वो इस मामूल से उकता गई। इसने सोचा वो मज़ीद जादू सीखेगी और ज़्यादा शक्तियाँ हासिल करेगी ताकि कोई इसे शिकस्त ना दे सके। लेकिन इसे कोई शक्तिशाली शख्सियत कहाँ से मिलेगा। फिर एकदम इसे ख्याल आया कि इस महल में मौजूद काहन से पूछना चाहिए।
ये सोच के इसने बूढ़े काहन को बुलाया। थोड़ी देर बाद काहन हाजिर हो गया। मधु ने इससे पूछा, अजीम काहन, आप तो अपने पेशे में बहुत माहिर हैं, आपको तो पता होगा कि कहीं आसपास की रियासतों में कोई ऐसी शख्सियत है जो जादू में माहिर हो। काहन ने जवाब दिया, मलका, यहाँ से कुछ दूर वाक़ई एक घना जंगल है। जंगल के बीच में मंदिर है, वहाँ पे महाराज श्याम रहते हैं। उनके पास बहुत शक्तियाँ हैं और जादू में उनका दर्जा बहुत बड़ा है। मधु ने ये सुनकर काहन को वापस भेज दिया और आगे का मंसूबा बंदी करने लगी। वो महाराज श्याम के पास जाना चाहती थी, लेकिन अपनी रियासत को नहीं छोड़ सकती थी। बहुत सोचने के बाद इसने फैसला किया कि रियासत के मामलात फ़िलहाल रियासत के वज़ीर के सुपुर्द कर देगी। चंद दिन बाद इसने वज़ीर को बुलाया और कहा, मैं कुछ दिनों के लिए रियासत से बाहर जा रही हूँ। इस दौरान रियासत के मामलात तुम्हारे सुपुर्द करके जा रही हूँ। याद रखना, अगर मेरे साथ गद्दारी की तो मैं इबरतनाक सज़ा पाओगे। मैं कोई आम मलका नहीं हूँ। वज़ीर की तरफ से इत्मीनान करके वो सफ़र की तैयारियों में मसरूफ़ हो गई। रियासत के सारे काम निपटा के रवाना हो गई। रियासत के बाहर आके इसने आंखें बंद की और थोड़ी देर बाद खोली तो वो घने जंगल में मंदिर के पास खड़ी थी। ये एक पुराना मगर बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर का दरवाज़ा बंद था। इसने आगे बढ़ के दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। सामने एक बहुत बड़ा हॉल था। हॉल में बिछी चटाई पर एक शख्स बैठा हुआ था। इसकी आंखें बंद थी। अचानक इसने आंखें खोल दी और बोला, मधु, कैसे मेरे पास आना हुआ? मधु को यकीन हो गया कि ये ज़रूर शक्तिशाली हैं और इससे मुझे ज़रूर जादू सिखाएंगे। वो आगे बढ़ी और महाराज के चरण छू के इनके सामने बैठ गई और बोली, महाराज, मैं रियासत राजगढ़ की मलका हूँ और मैं आपसे जादू में मज़ीद दर्जा हासिल करने आई हूँ। महाराज ने जवाब दिया, ठीक है, अभी तुम आराम करो, कल मैं तुम्हें मंत्र बता दूंगा। ये कह के महाराज ने अपने ग़ुलाम को आवाज़ दी और इससे कहा, मलका को अंदर कमरे में ले जाओ। इसके जाने के बाद महाराज चाप में मसरूफ़ हो गया। अचानक महाराज पे इंकिशाफ हुआ कि ये मलका इंसान नहीं बल्कि नागिन है। महाराज को अरसे से ऐसी नागिन की तलाश थी जो रूप बदल सकती हो। सोचने लगे, अगर मैं इस नागिन को अपना ग़ुलाम बना लूं तो इसकी तमाम शक्तियां मेरे कब्ज़े में आ जाएंगी। और फिर महाराज श्याम ने मधु को अपने जाल में फांसने का इरादा कर लिया। अगले दिन महाराज ने मधु को बुलाया। ये मंत्र तुम जंगल में जाके हिसार के अंदर बैठ के पढ़ो, इससे तुम्हें मज़ीद शक्तियाँ मिल जाएंगी। मधु ये सुन के बहुत खुश हुए, जंगल में चली गई और हिसार में बैठ के मंत्र पढ़ने लगी। इस दौरान महाराज श्याम भी चाप के ज़रिए मधु की शक्तियाँ लेने और इसे ग़ुलाम बनाने की कोशिश में लग गए। उन्होंने चाप मुकम्मल कर लिया। वो अपनी शक्ति से मधु को बुलाने का हुक्म दे रहे थे। इधर मधु को मंत्र पढ़ते हुए दूसरा दिन था कि अचानक इसे लगा कि कोई इसे बुला रहा है और वो ना चाहते हुए भी उठ खड़ी हुई और हिसार से बाहर आ गई। वो हैरान थी कि ये इसे क्या हो गया। इसके कदम खुद ना चाहते हुए भी आगे बढ़ रहे थे। वो मंदिर के सामने आके रुक गई और सोचने लगी, मैं इधर क्यों आ गई हूँ, ये सब कुछ क्या है। फिर वो अंदर दाखिल हुई। अंदर महाराज बैठे उसे देख के मुस्कुराए तो मधु को सब कुछ समझ में आने लगा। वो गुस्से से धाड़ी, ये सब क्या है महाराज। और साथ ही इसने हाथ को झटका दिया मगर कुछ ना हुआ। वह हैरत से अपने हाथ को देखने लगी। महाराज बोले, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा मधु, तुम अब मेरी ग़ुलाम हो और तुम्हारी सारी शक्तियाँ मैं ले चुका हूँ। मधु ने सुन के कहा, महाराज, तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैं तुमसे इंतकाम लेके रहूँगी। तुम नागिन के इंतकाम को नहीं जानते। बस। महाराज ने हाथ उठा के कहा, अब तुम यहाँ से यहीं रहोगे और तुम इस मंदिर से बाहर नहीं जा सकती। अब तुम जाओ। तो मधु बेबसी से अंदर चली गई। से महाराज का धोखा दही पे बहुत गुस्सा आ रहा था और सोच रही थी कि वो ज़रूर महाराज से इंतकाम लेगी। इसने महाराज पे भरोसा करके गलती की। अब मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, अब मेरी सारी शक्तियाँ ख़त्म। वो बहुत बेचैन हो रही थी और सोच रही थी, अगर मेरे पास महाराज जोगी रमेश होते तो वो ज़रूर मेरी मदद करते। महाराज रमेश के ख़्याल से अचानक इस अपना नाग याद आ गया। वो नाग को याद करके अफसरदा हो गए। एकदम से इसे ख्याल आया कि इसे महाराज रमेश ने इसे इसके नाक का ताज लगे मोती को निकलने के लिए कहा था। ख्याल आते ही वो जैसे खुशी से झूम उठी। महाराज श्याम ने इससे इसकी शक्तियाँ छीनी थी। उनमें नाग की शक्तियाँ शामिल नहीं थीं क्योंकि वो इसकी अपनी शक्तियाँ नहीं थीं।
इस ताज की शक्ति इसकी आंखों में आ गई। ये ख्याल आते ही इसकी आंखें चमकने लगीं। अगर वो इसके पास मौजूद थी तो इसका मतलब है कि इसके पास एक शक्ति है। ये जानने के लिए कि इसके पास आंखों की शक्ति है, वो उठी और दरवाजे के सामने खड़ी हो गई और इसने अपनी घनी पलकें उठाई और इसने आंखों से इशारा किया तो फ़ौरन खुल गया। फिर इसने लालटेन की तरफ इशारा किया तो वह जल उठा। दीवार से बाहर देखा तो इसे साफ बाहर का मंजर दिखाई दे रहा था। खुशी से झूम उठी, लेकिन इसने फ़िलहाल बदला लेने का इरादा नहीं किया, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक शक्ति थी और महाराज के पास लातादाद शक्तियाँ थी। इसे किसी ख़ास मौके का इंतज़ार था। कुछ दिनों बाद महाराज ने मधु को बुलाया और कहा, मैं चाप कर रहा हूँ, अब मैं जादू में मज़ीद दर्जा हासिल कर लूँगा, तुम यहीं पर रहना। ये कह के वो जंगल चले गए। मधु ये सुन के मुस्कुराई। इसकी मुस्कुराहट में वाज़े तौर पे इंतकाम की झलक थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।